सभी को नमस्कार, जय हिंद। आज का वीडियो मेरे सफ़र का है। मैं रायपुर में रहती हूँ और मेरा मायका जबलपुर है। तो रायपुर से जबलपुर तक के सफ़र के बीच जब हम अकेले होते हैं तो मन में कई सवाल आते हैं। तो आज एक सवाल है, तो क्या है जीवन, क्या है यात्रा, क्या जीवन का क्या सार है। तो आज मैं उसी से संबंधित चर्चा करूँगी। मुझे क्यों लगता है कि यात्रा ही जीवन का सार है। जीवन क्या है? क्या यह जैव रसायन विज्ञान है? मतलब हमारा जो शरीर है बायोलॉजिकल है ना, और बायोलॉजिकल है, जैव हो गया। और जो हमारे शरीर में हम जो खाने का चीज़ें लेते ग्रहण करते हैं, पानी हो गया, भोजन हो गया, फ्रूट्स वगैरह हो गए, वो सब क्या है? रसायन है ना। तो इस तरह हमारा शरीर क्या हो गया? जैव रसायन विज्ञान है। तो क्या ये है जैव रसायन विज्ञान है जो विकासवादी प्रक्रियाओं के पैटर्न का अनुसरण करता है, या यह ईश्वरीय आदेश है? इसका उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि आप ईश्वर या विज्ञान में विश्वास करते हैं या दोनों में से कुछ में। लेकिन जो भी हो, इसे यह तथ्य नहीं बदलता है कि हम यहाँ हैं और हम एक दिन यहाँ से चले जाएंगे। फिर हम यहाँ क्यों है? जीवन का सार क्या है? क्या यह समाज के कर्तव्यों में खुद को शामिल करना है, या खुद को सर्वशक्तिमान को समर्पित करना है, या दोनों का थोड़ा सा हिस्सा? इसका उत्तर फिर से हमको विश्वासों, अनुभवों के द्वारा मिल जाएगा। जो भी हो, यह तथ्य नहीं बदलता है कि दूसरों को खुश रखते हुए हमें खुश रहना चाहिए। तो खुशी क्या है? यह फिर से व्यक्तिपरक है। तो ऐसे कई सवाल मन में आते हैं। मेरे लिए खुशी का सबसे बड़ा स्रोत मेरे अनुभवों से आता है, और मेरे सबसे अच्छे अनुभव मेरी यात्राओं से आते हैं। इसलिए मेरे लिए हमेशा यह महसूस करना स्वाभाविक है कि यात्रा ही जीवन का सार है। सचमुच यात्रा ही जीवन का सार है। मुझे यात्रा करना पसंद है। कई लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा और मैंने भी अक्सर खुद से ये सवाल पूछा है, लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो मेरे पास इसका जवाब नहीं है। क्या आपको कभी पता चला है कि आपको कोई चीज़ या कोई व्यक्ति क्यों पसंद है? मुझे कभी भी किसी चीज़ से प्यार करने का कारण नहीं पता चला। मुझे बस उससे प्यार है। यात्रा के साथ भी ऐसा ही है। मेरे लिए यह कोई शौक़ नहीं है, यह सिर्फ एक जुनून नहीं है, और यह सिर्फ एक अनुभव तक सीमित है। तो यात्रा क्या है? जीवन का एक सार है। मेरे लिए इसका वास्तव में क्या मतलब है? यात्रा मेरे जिज्ञासु मन को तृप्त करती है। इससे बहुत सारी नकारात्मक धारणाएं दूर हो जाती है और मेरे विचार व्यापक हो जाते हैं। यात्रा अहंकार को ख़त्म कर देती है। इससे मुझे अपनी कहानी सुनाने और अपने जुनून को दुनिया के साथ साझा करने में मदद मिलती है। इसके अलावा यात्रा के बहुत बड़े परिवर्तनकारी प्रभाव भी होते हैं। यह मुझे जीवन के सूक्ष्म पक्ष जो होते हैं, सुंदरता हो गई, प्रेम हो गया, खुशी है, उसको देखने में मदद करती है। मैं अपने लिए यात्रा के महत्व पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए अपने पसंदीदा उदाहरण में से कुछ सुनाती हूँ। महत्वपूर्ण बात यह है कि सवाल करना कभी बंद ना करें। जिज्ञासा के अस्तित्व का अपना कारण होता है। मेरे पास अपने सभी सवालों के जवाब नहीं है, लेकिन खोज की प्रक्रिया बेहद संतोषजनक है। हालांकि जिज्ञासा मेरे लिए शुरुआती बिंदु नहीं थी। शुरू में मैंने यात्रा करना शुरू किया और किसी चीज़ की तलाश में नहीं, बल्कि इसलिए कि मुझे नई जगह देखने में भी अच्छा लगता है। फिर मुझे एहसास हुआ कि सामान्य रूप से दुनिया और विशेष रूप में जीवन के बारे में मैं उत्सुक था। हर बार जब मैं यात्रा करती हूँ तो मैं कुछ नया सीखने के लिए उत्साहित रहती थी। कभी कभी थोड़ा इतिहास पर या नृविज्ञान, और कभी कभी संस्कृतियों के बारे में, और यह मुझ पर हावी होने लगा। धीरे धीरे मैंने सीखने के लिए यात्रा करना शुरू कर दिया, और जो कुछ भी मेरे पड़े हैं उसके बारे में और अधिक जानने का प्रयास करने लगा। धीरे धीरे यह एक जुनून बन गया। जब हम किसी एक ऐसी जगह पर अटके रहते हैं तो यह सामान्य बात है कि हम उस जगह के लोगों के रीति रिवाजों, परंपरा और विश्वासों से सीखते हैं। तब लंबे समय तक ऐसा करने से दूसरे लोगों और संस्कृतियों के प्रति पूर्वाग्रह पैदा हो जाता है। पढ़ना, पूर्वाग्रहों
और कट्टरता को तोड़ने का एक तरीका है, लेकिन इसका दायरा सीमित है क्योंकि पढ़ने से हम थोड़ा और जान पाते हैं, लेकिन हमें इसको आत्मसात नहीं कर सकते। तो यात्रा से क्या होता है, जो पूर्वाग्रह होते हैं और कट्टरता के खिलाफ हमको और क्लियर समझ में आता है कि हाँ, ये वहाँ के लोग की संस्कृति वगैरह भी हमें समझ में आ जाती है। इंसान को यात्रा करते रहना चाहिए। यात्रा करने से आप नए साथियों से मिलते हैं, नए दोस्तों से भी मिलते हैं और नए रिश्तेदार से तो मिलते ही हैं, नए शहर को भी देखते हैं, जिससे कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा आती है, आप एक नई ऊंचाई पर खड़े होते हैं, एक नई ज़िंदगी का एहसास होता है, खट्टे मीठे अनुभव होते हैं जो हमें और भी परिपक्व बनाते हैं। और हम एक सामाजिक प्राणी हैं। ज़्यादा दोस्तों से मुलाकात और पहचान होगी तो जीवन के हर क्षेत्र में आपको एक अलग ही ऊंचाई का अनुभव होगा। हमारी कामयाबी इस जगत में सिर्फ इसी पहलू पर ज़्यादा निर्भर करती कि हम कितने लोगों को जानते हैं। क्या आपने कभी गौर से सोचा है कि सफलता का यही एक मापदंड होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानेंगे, उतनी ही हमारी सफलता बढ़ेगी। आप जितने भी सफलतम व्यक्तियों को जानते हैं, आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि उनकी जो सर्विसिंग है या उनके प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रयोग या साझा कर पाए, इसलिए वह सफलता की सीढ़ियाँ चढ़कर हिमालय के शिखर तक पहुँचे। मेरे अपने लिए यात्रा का एक नया जीवन पाने के समान है। मैं जैसे अधिकतर तो रिश्तेदार के यहाँ जाती हूँ यात्रा करने के लिए, तो उसी से मुझे नई ऊर्जा मिल जाती है, दोबारा काम करने में आनंद आता है। तो एक कविता है यात्रा के ऊपर, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। इसका हिंदी अनुवाद है कविता में, आप धीरे धीरे मरने लगते हैं। अगर आप करते नहीं कोई यात्रा, पढ़ते नहीं कोई किताब, सुनते नहीं जीवन की ध्वनियाँ, करते नहीं किसी की तारीफ, आप धीरे धीरे मरने लगते हैं। जब आप मार डालते हैं अपना स्वाभिमान, नहीं करने देते मदद अपनी और नहीं करते हैं मदद दूसरे की, आप धीरे धीरे मरने लगते हैं। अगर आप बन जाते हैं गुलाम अपने आदतों के, चलते हैं रोज़ वाले रास्ते पे, नहीं बदलते हैं अपना दैनिक नियम व्यवहार, नहीं पहनते हैं अलग अलग रंग, या आप नहीं बात करते हैं उनसे जो अजनबी अनजान, आप धीरे धीरे मरने लगते हैं। अगर आप नहीं महसूस करना चाहते आवेगों को और उनसे जुड़ी अशांत भावनाओं को, जिससे नम होती हो आपकी आंखें और करती हो तेज आपकी धड़कनों को, आप धीरे धीरे मरने लगते हैं। अगर आप नहीं बदल सकते हो अपनी ज़िंदगी को, जब हो आप असंतुष्ट अपने काम और परिणाम से, अगर आप अनिश्चित के लिए नहीं छोड़ सकते हो निश्चित को, अगर आप नहीं करते हो पीछा किसी स्वप्न का, अगर आप नहीं देते हो इजाज़त खुद को अपने जीवन में कम से कम एक बार किसी समझदार सलाह से दूर भाग जाने की, जब आप धीरे धीरे, तब आप क्या करते हो, धीरे धीरे मरने लगते हो। तो ये कविता लिखी थी मार्था मेरेडिस ने, और उनको मिला था, ब्राज़ील की कवित्री है, उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। और ये बात सही है कि हमको यात्रा करने से ही जीवन का आनंद मिलता है। एक व्यक्ति बाजार से एक रंगीन चिड़िया को खरीद कर लाता है। चिड़िया का सौदागर उसको वादा करता है कि यह चिड़िया बहुत ही सुंदर गाना गाती है। वह व्यक्ति चिड़िया के गाने का इंतज़ार करता है, परंतु चिड़िया बिल्कुल शांत रहती है। व्यक्ति उसे खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें देता है और वह सारे प्रयत्न करके थक जाता है, परंतु चिड़िया नहीं गाती है। व्यक्ति सोचता है कि शायद चिड़िया का अभी मन नहीं है। वह 2-3 दिन तक और उसका इंतज़ार करता है, पर वह चिड़िया नहीं गाती है। एक सुबह जब व्यक्ति उठता है तो उसे एक मधुर संगीत सुनाई दिया। उसने सोचा उसकी चिड़िया गाना शुरू कर दिया है, परंतु बाहर आकर उसने देखा कि उसकी चिड़िया नहीं थी।
छत पर कोई दूसरी चिड़िया गा रही थी। व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह अपनी चिड़िया के पिंजरों को लेकर पास के पहाड़ों पर जाता है और उस चिड़िया को आज़ाद कर देता है। तब उसने अपने जीवन का सबसे मधुर संगीत सुना था, यानी कि आज़ादी के बाद वो चिड़िया गाने लग गई थी। आज़ादी का जीवन में बहुत महत्व है, परंतु जब हम आज़ाद होते हैं तभी हमें इसे समझ पाते हैं। जब तक आज़ाद नहीं होते इसको नहीं समझ पाते। किसी को किसी शादी में शरीक होने के लिए यात्रा करनी होती है, किसी को हिल स्टेशनों में बर्फ़ को देखने के लिए यात्रा करना और अच्छा लगता है। बच्चों को नाना नानी या दादा दादी की याद सताने लगती है तो बुजुर्गों का तीसरा धाम आदि बुलाने लगता है। तो कुल मिलाकर सभी पर घूमने फिरने का खुमार जोरों पर चढ़ जाता है। सैर सपाटा छुट्टियों का सबसे बेहतरीन और लाभदायक इस्तेमाल माना जाता है। इसके अलावा दूसरों को जानने का सबसे माकूल अवसर होती है यात्राएं। फ़लसफ़े के नज़रिए से देखें तो इंसानी का जीवन जो होता है ना, वो 2 यात्राओं के बीच सिमटा हुआ है। उसकी पहली यात्रा की बदौलत वह इस दुनिया में आता है, जबकि दूसरी यात्रा में वह इस संसार को अलविदा कहता है। उसकी इन दोनों यात्राओं के बीच के अलावा जो है उसी को कहते हैं जीवन। इस जीवन रूपी अंतराल में ही वह अपनी तमाम छोटी बड़ी रंग बिरंगी यात्राओं को अंजाम देता है। उसकी हर यात्रा उसके जीवन में नए अनुभव और रोमांच लेकर आती है। और इंसान की ये जो यात्राएं होती है वो भी 2 तरह की होती है। पहली, जिसका निर्धारण जो होता है ईश्वर या प्रकृति करती है, जैसे जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक उसकी जीवन यात्रा, उसके द्वारा भोगे गए विभिन्न प्रकार के सुख दुख और अंत में उसका अवसान इस यात्रा में शामिल होता है। इस यात्रा में उसका स्वयं कोई वश नहीं होता है। इस यात्रा का जो सारथी होता है वो समय होता है और इंसान उसके रथ पर सवार होकर यह यात्रा करता है। दूसरी यात्राएं वो है जिन्हें मनुष्य अपनी इच्छा से करता है, इस पर उसका पूरा नियंत्रण होता है। यही वह यात्राएं जिन्होंने मनुष्य की सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में बेहद महत्वपूर्ण योगदान किया है। यात्रा करना इंसान का मूल स्वभाव है, फिर चाहे कोई भी हो। उसकी यात्राओं का एक लंबा चौड़ा इतिहास है। इंसान की जिज्ञासु प्रवृत्ति और यात्राओं के कारण ही नए नए देशों के बारे में जानकारी मिली है। बाद में विभिन्न धर्मों के विकास में भी इन यात्राओं का अहम योगदान रहा है। हमारी यात्रा तो जीवन का चरैवेती स्वरूप ही आदर्श माना जाता है। चाहे सनातन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो या कोई अन्य धर्म हो, सभी धर्मों में ये मानते हैं कि चलना ही जीवन है, जबकि रुक जाना मृत्यु। हमारी यह परंपरा आज भी निर्बाध गति से चल रही है। समय के साथ यात्राओं का स्वरूप बदल गया है। कभी पद यात्रा या घोड़े पर सवार मुसाफिर अब हवाई जहाज या रेलगाड़ी में सफ़र करने लगे हैं। आज दुनिया के किसी भी कोने में बड़ी आसानी से पहुंचा जा सकता है, चाहे उगते सूरज का देश जापान हो या फिर नए साल का सबसे पहला स्वागत करने वाला न्यूजीलैंड, ध्रुवों की बेहद कठिन यात्राएं हो या फिर महासागरों की गहराइयाँ, सब कुछ इंसानी पहुंच के दायरे में आ गया है। और अब तो रिचर्ड ब्रैनसन के अंतरिक्ष के पर्यटन के द्वार भी खोल दिए गए हैं, तब हम अंतरिक्ष में भी पहुंच सकते हैं। यात्राएं छोटी हो या लंबी हो, वे सिर्फ हमें आनंद ही नहीं देती बल्कि हमें पुनर्जन्म भी देती है। मतलब हम फिर से नवनिर्माण कर लेते हैं अपने शरीर का, मतलब तरोताज़ा हो जाते हैं, जिसको कह सकते हैं पुनर्गवाह भी कर देती है। यात्राएं सिर्फ भीतर ही नहीं बल्कि बाहरी दुनिया को देखने का भी मतलब हमको चाह भरती है। जीवन के प्रति हमारे भीतर सुंदर भाव भरती है। यात्राएं जीवन की प्रवाह देती है। प्रवाहित है जो पहाड़ों, झरनों और कलकल करती बहती नदियों को खूबसूरत बनाता है। प्रवाह न हो तो जो ठहरी हुई नदियाँ क्या हो जाएगी, निष्प्राण हो जाएगी, बस आएगी, पानी का मिश्रण उत्पन्न होगी और रुका हुआ जो जल होता है वो मलिन हो जाएगा।